मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज चर्चा हम उस विषय के संदर्भ में करेंगे जो पूरी दुनिया को हैरत में डाले हुए है। दुनिया में इस समय महायुद्ध चल रहा है। 4 साल से चल रहे हम रूस और यूक्रेन के बीच के संघर्ष की बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं उन खाड़ी इलाके में जहां पर इजराइल और अमेरिका ने साझा रूप से ईरान पर हमला बोला हुआ है। लड़ाई 3 देशों के बीच में है, लेकिन उसकी जद में 11 अन्य देश भी आ चुके हैं। खाड़ी के जो अन्य देश हैं उन पर कब कहां से मिसाइल या ड्रोन का हमला हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे हालात के बीच में पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। अफरा तफरी की वजह यह कि खाड़ी देशों से पूरी दुनिया को तेल की गैस की सप्लाई होती है। तेल और गैस हर देश के लोगों की जरूरत है। उसकी सप्लाई में आई हुई बाधा ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल कर दी है। इस उथल पुथल से दुनिया का कोई देश नहीं बचा है। भारत की बात नहीं, यूरोप की बात करें, अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करें, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। और ये बदहवासी जिन्होंने हमला किया वहां पर भी अमेरिका में अब तक के इतिहास में राष्ट्रपति के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिकी ही लोग सड़कों पर उतर आए। नो किंग्स को लेकर प्रदर्शन हुए। 3000 से ज्यादा जगहों पर तो अकेले अमेरिका में प्रदर्शन हुए। यूरोप में अलग प्रदर्शन हुए। और इन सब के बीच में जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है जिसका नाम अमेरिका है, उसके राष्ट्र प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो हैरत में डाल देती है। किस बयान पर भरोसा करें, किस बयान पर भरोसा ना करें, ये हालात है। ट्रंप आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। ट्रंप कभी कहते हैं कि मेरी पसंदीदा चीज तो ईरान का तेल है, मैं उसे पाना चाहता हूं। आज बयान आया कि अमेरिका में उन्होंने बयान दे दिया कि ईरान का युद्ध अब खत्म होने के कगार पे है, 1-2 हफ्ते में हम वहां से बाहर निकल जाएंगे। कितनी ही बार वह यह भी कह चुके हैं कि हम ये युद्ध जीत चुके हैं। पर इससे उलट हम देख रहे हैं कि युद्ध लगातार भीषण हो रहा है। ईरान लगातार हमलावर है। ईरान की नौसेना, थल सेना, जल सेना को नेस्तनाबूद करने का भले ही दावा करे ट्रंप, पर ईरान न केवल इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, कभी कुवैत, कभी दुबई, कभी अबू धाबी, कभी बहरीन, हर तरफ हमले की स्थितियां है। तो हम आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर दुनिया में होने क्या जा रहा है। कूटनीतिक प्रयासों का क्या दौर लद चुका है? क्या उपनिवेशवाद वापस दुनिया में लौट रहा है? और नाटो जैसा संगठन, यूएन तो पहले ही खत्म हो गया, क्या नाटो का भी अस्तित्व अब समाप्ति की ओर है, जिसका नेतृत्व स्वयं अमेरिका का करता था? तो जरा इसी पर बात करते हैं। हमारा विषय महायुद्ध जारी, दुनिया पर भारी। हमारे साथ इस गंभीर विषय की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है, तो हमारे साथ में मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रही, वो हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब मौजूद हैं। समझेंगे उनसे कि युद्ध को कैसे आंकड़े। हमारे साथ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रेम कुमार जी हैं। उनसे समझेंगे कि अपने इतने लंबे पत्रकारीय जीवन में ऐसा मस्खरा राष्ट्राध्यक्ष, ऐसा अगंभीर राष्ट्राध्यक्ष उन्होंने कोई और देखा है? क्या वाकई ये बड़ा गंभीर किस्म का राष्ट्राध्यक्ष है जिसकी गहराई को, जिसकी विद्वता को, जिसकी क्षमता को हम नहीं समझ पा रहे? तो कुल मिलाकर चर्चा की शुरुआत मंजू जी से करते हैं और मंजू जी से समझते हैं। आपका तकरीबन 4 दशक का राजनीतिक अनुभव है, विदेश मामलों को आपने बड़ी नजदीकी से देखा है। वर्तमान परिस्थितियां आपको खुद कितने अचंभे में डालती है मंजू जी? क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल एक बहुत ही मुश्किल एक समय है और जैसे आपने कहा बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अगले मोमेंट पे क्या बोलेंगे, उनका क्या बिलीव किया जाए। पर जैसे मुझे भी आपने जैसे भी उसकी तरफ संकेत दिया कि ऐसे लग रहा है कि ये जानबूझ के सोचा समझा शायद एक इनकी रणनीति है जिससे वो इस किस्म का एक, क्योंकि उनके पीट हेग्सेथ ने कहा था कि एक अनसर्टेनिटी बनाए रखनी चाहिए
और ताकि वी कैन टेक आवर एनिमीज बाय सरप्राइज. सो आई थिंक ये मुझे लग रहा है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स अमेरिका फर्स्ट, कि हम अपने आप को, अपनी जो नंबर 1 पोजीशन है उसको हम सेफ गार्ड करेंगे, एक तो वो है. और मेरा मानना है साथ में एक ये उनकी एक ये नीति है कि कैसे सबको, पूरी दुनिया को टेंटर हुक्स पे रखा जाए, अनसर्टेनिटी पे रखा जाए, हम अगला कदम क्या करेंगे किसी को ना समझ आए. और बिल्कुल उन्होंने जो किया है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को, पूरी ग्लोबल व्यवस्था को, रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यूएन, एवरीथिंग, उन्होंने बिल्कुल एक उलट पुलट कर दिया है. और एक समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने कभी किसी ऐसे लीडर को के साथ कभी ऐसे हमने कभी कोई ऐसा लीडर आया नहीं है वर्ल्ड स्टेज पे, एटलीस्ट इन लिविंग मेमोरी, कि जिसके ऊपर ना भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भरोसा इस पे कर सकते हैं कि वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और कुछ भी कर सकते हैं, इस बात पे फुल भरोसा. अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका अपना अनुभव क्या बोलता है? ये जो खाड़ी युद्ध चल रहा है 28 फरवरी से, ट्रंप की योजना अनुसार जा रहा है, या आप मानते हैं कि ट्रंप फंस गए, नेतन्याहू की साजिश का शिकार हो गए डोनाल्ड ट्रंप, अब बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के बयानों में अपने आप को उलझाए रहते हैं और दुनिया को भी उलझाए रहते हैं? आपकी समझ क्या बोलती है? सब कुछ ट्रंप के अनुसार चल रहा है या हालात ट्रंप के खिलाफ है? आई थिंक ये डॉक्टर हिमांशु, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है. पार्टली उनके हिसाब से ही चल रहा है, क्योंकि उनके जो कुछ जो उन्होंने मकसद, अपने जो गोल्स जो स्टेट किए हैं, खाड़ी पे कंट्रोल करना, रेजीम चेंज तो खैर नहीं हो पा रही है अभी तक उनसे, लेकिन हाँ उनको अनएक्सपेक्टेड था कि इस किस्म का उनको कॉन्फ्रेंस, ये मतलब जवाब देंगे ईरान, और ऐसे उनको असमंजस में डाल देंगे. तो इसलिए अब बिल्कुल अब इस स्थिति, अभी तक तो उनको लग रहा था कि उनके हिसाब से चल रहा है, लेकिन अब जो स्थिति है, ऐसे लग रहा है कि उनके प्लान के मुताबिक नहीं चल रही है, और वो बिल्कुल चाह रहे हैं कि वहां से कैसे एग्जिट किया जाए, लेकिन अपने जो मकसद हैं उनको भी कहाँ तक वो पूरा कर सकते हैं उसको तरफ भी वो ध्यान देंगे. लेकिन बिल्कुल एक कल्दी सैक के बन गया उनके, उनको समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे चलना है. और मैं कहूंगी इसको थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व चल रहा है, तो आगे चल के भी ये कह रहे हैं 2 महीने हफ्तों में ठीक होगा, बंद होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, नेक्स्ट स्टेटमेंट बूट्स ऑन द ग्राउंड. फिर कहते हैं खर्च को खत्म कर देंगे, फिर कहते हैं खर्च को कंट्रोल करेंगे, फिर हॉर्मोज को हम खोलेंगे, फिर कहते हैं हम नॉट इंटरेस्टेड इन हॉर्मोज. सो आई थिंक ये जितने ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स जो उनकी तरफ से आ रहे हैं, तो वो खुद थोड़ा सा लग रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है उनको कि कहाँ जो उनका, इनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. आई थिंक थोड़ा सा उनके प्लान के अकॉर्डिंग फुल्ली नहीं जा रहा. अरे मंजू जी, एक स्टेटमेंट पर और आपकी टिप्पणी चाहिए. कितना चौंकाया इस वक्तव्य ने, इस स्टेटमेंट ने अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, जब उन्होंने कहा कि सच कहूं मेरी पसंदीदा चीज ईरान का तेल है, मैं उसे लेना चाहता हूं. जिस दौर में दुनिया आ चुकी है, जिसमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिमायती होने का दावा अमेरिका करता था, उसका राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे संप्रभु देश के संसाधनों के संदर्भ में इतना खुलकर, इतनी दबंगाई के साथ में कह रहा है कि हाँ मैं उस पर कब्जा करना चाहता हूं, मैं उसे हासिल करना चाहता हूं, वो मेरी पसंदीदा चीज है. इतना चौंकी मंजू जी आप? तो चौंकने की बात है, ये कोई तरीका थोड़ी ना है वर्ल्ड अफेयर्स कंडक्ट करने का जैसे वो कर रहे हैं. और हमने देखा वेनेजुएला का तो उन्होंने ले ही लिया, अब ये भी सोच रहे हैं, उन्होंने सोचा वेनेजुएला का इतनी आसानी से ले लिया, तो ईरान का, तो ईरान क्या चीज है, उनको ये लगा कि यहाँ इनका भी सारे एसेट्स हम ले लेंगे. लेकिन हाँ ये चैलेंज जो है उनको थोड़ा सा भारी भी पड़ेगा मुझे लग रहा है. जैसे आपने कहा उनकी खुद की रेटिंग्स भी गिर रही हैं, और सारी दुनिया में कुछ किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, हमारे फ्रेंड हैं या हमारे फो हैं, कुछ और कुछ भी कर सकते हैं. अपना ट्रांस अटलांटिक अलायंस भी पूरा उन्होंने उसको बिल्कुल इन टैटर्स कर दिया है. और मैं कहीं पढ़ रही थी कि वो क्या इनका जो गेम प्लान है, जो और मैं थोड़ा उससे सहमत हूँ इस वाले व्यू से, कि उनका जो गेम प्लान है वो ये है कि और सबको इतना कमजोर कर दे कि सब जो डिपेंडेंसी है वापस यूएस पे आ जाए, पेट्रो डॉलर पे आ जाए, और जो यूएस के ऑयल और अभी क्योंकि हर एक चीज इनके कब्जे में होगी, तो सब ऑयल कंट्रोल ये करेंगे, ऑयल एंड गैस ये कंट्रोल करेंगे, और वो जो इनकी जो नंबर 1 पोजीशन है वो इस, और सभी देशों के ऊपर वो जब चाहे लेवरेज कर सकते हैं, लेवरेज को एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो मुझे लग रहा है यही वो चाह रहे हैं. और
जैसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है इन अनएक्सेप्टेबल है, मंजू जी ये कह रही हैं। पर चाह कमोबेश वैसे रहे जैसे अतीत में कभी ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश की थी। क्या अमेरिका वैसे ही पूरी दुनिया को उपनिवेश बनाने की तैयारी कर रहा है? पर इन सब के बीच में हमारे साथ में सोडी साहब है, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो सोडी साहब आपसे समझना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्र प्रमुख, उनका कहना है युद्ध तो हम जीत चुके हैं, अमेरिका युद्ध जीत चुका है, ईरान कमजोर हो चुका है। एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट उनका यह है कि बस एक दो हफ्ते में अमेरिका वहां से निकल जाएगा, हमें वहां नहीं रहना है। पर दूसरी ओर खबर आती है कि आज 4,000 सैनिक ईरान में उतारने की तैयारी है, 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेज दिए गए हैं, कभी भी जमीन पर उतर सकते हैं। ईरान कह रहा है कि आओ तुम्हारे पैर काट कर वापस भेज देंगे। बताओ रक्षा विषय थोड़ा आप बताएंगे, कौन किस पे कितना भारी है? जब दूसरे चैनल देता हूं मैं असमंजस में पड़ जाता हूं, ईरान भारी है, इजराइल भारी है, या हम सब की बस लाचारी है? थोड़ा बताइए ना थोड़ी सा। जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 11 नवंबर 1987 को डोनाल्ड ट्रंप की लिखी हुई किताब प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक है ट्रंप द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। उस किताब में ट्रंप ने साफ लिखा है कि सफल दिखने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो इंसान को हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया के सामने हमेशा इंसान को सफल व्यतीत होना चाहिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो ये बार बार बयान दे रहे हैं कि ईरान युद्ध जीत गए, ये हो गया वो हो गया, अगर वाकई उनकी बात में डॉक्टर साहब सच्चाई होती तो दो बड़े प्रमाण होते। पहला, तेहरान पे अमरीकी झुकाव वाला इंसान राष्ट्रपति बन के कब का बैठ गया होता। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का नियंत्रण नहीं होता, बनस्पत अमरीका का नियंत्रण होता। तो इससे तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे हैं युद्ध जीत गए, ये सरासर सब झूठ है। एक बड़े प्रसिद्ध ब्रिटेन के आर्मी जनरल थे, ब्रिगेडियर जनरल जैक रिपर। उन्होंने कहा था कि युद्ध एक बड़ा गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। इस ईरान युद्ध जो 28 फरवरी को शुरू हुआ, उसके ठीक एक हफ्ता पहले 21 फरवरी को जब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी हमले से पहले, तो जनरल डैन केन जो कि अमेरिका सेना के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं, उन्होंने ट्रंप को बोला कि अमेरिका को ईरान पे युद्ध नहीं करना चाहिए, अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित होगा। लेकिन ट्रंप तो किसकी सुनते हैं नहीं, और उन्होंने आदेश दिया कि नहीं, हम ये जंग में हिस्सा लेंगे। हम देख सकते हैं कि आज युद्ध का 32वां दिन है और अमेरिका का क्या हाल है। मैं 2 और मिनट चाहूंगा डॉक्टर साहब जी। 26 मार्च को एक रिपोर्ट छपी न्यूयॉर्क टाइम्स में जिसमें साफ लिखा है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने 13 सैनिक बेस थे सारे ईरान ने बर्बाद कर दिए हैं, और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की 40,000 सैनिक अब किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। यानी अमेरिका जैसी महाशक्ति की सेना के सैनिक घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगले दिन 27 मार्च को लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री को बताया कि इजरायली सेना टूटने के कगार पे है, और अगर ये युद्ध लंबा चला तो इजरायली सेना अपने नॉर्मल काम भी नहीं कर पाएगी। ये दो स्टेटमेंट्स आपस में पूरा साफ दिखाते हैं कि ये युद्ध कितनी भारी मात्रा से अमेरिका और इजराइल हार रहे हैं और ईरान किस तरह से इस युद्ध को जीत रहा है। जबकि ईरान पे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध थे, ईरान के पास कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ईरान के पास जोश था, जज्बा था और हौसला था। नहीं छोटे साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं, हमने खाड़ी में एक युद्ध इराक के साथ भी देखा अमेरिका का, और उसमें बड़ी आसानी से जीत हासिल की थी, जबकि उस समय पर सद्दाम हुसैन की फौज को लेकर बड़ी बढ़ चढ़कर बातें होती थी। वक्त के साथ तो अमेरिका की ताकत और बढ़ी है, तकनीकी क्षमताएं और बढ़ी हैं, हथियार और घातक हुए हैं। क्या वजह है? और इजराइल के भी लोग बड़े कायल रहे हैं, लोग तो मिसाल देते थे, एक इजराइल की ताकत देखो, इजराइल की हिम्मत देखो, इजराइल का हौसला देखो, और एक अपने आप को देखो। पर अभी इजराइल और अमेरिका मिलकर 47 साल से प्रतिबंध के दौर से गुजर रहे ईरान पर हमला कर रहे हैं, उनकी
फर्स्ट लाइन लीडरशिप खत्म की जा चुकी है, पर इसके बावजूद भी जय सोढ़ी साहब जैसा रक्षा विशेषज्ञ हमारे चैनल पे ये कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों युद्ध हार रहे हैं। क्यों? इतने संशोधन अभी तो कहा जाता है कि अब तो युद्ध आदमियों से नहीं तकनीक से लड़ा जाता है, तकनीक तो इनके पास है। फिर डॉक्टर साहब, मैं कई टीवी चैनल्स पे अपेयर होता हूँ, लेकिन जब मैं आपके शो पे आता हूँ मेरे को बड़ा अच्छा और संतुष्ट लगता है, क्योंकि आपके जो प्रश्न होते हैं बड़े अध्ययन के बाद, बड़े पढ़ाई के बाद होते हैं और मेरे को उनका जवाब देने में बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, आपने इराक युद्ध की बात की। इराक और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। इराक की जो जमीन है जनरली रेतीली है, मैदानी है। ईरान की जमीन जो है 3 तरफ से पहाड़ों से घिरी है, जाग्रोस माउंटेन रेंजेस, एल्बर्स और मकरानो। चौथी तरफ उसका 2440 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है, जो कि पथरीला है, बॉम्बे गोवा की तरह रेतीला नहीं है। इराक में जब 2003 में अमेरिका ने युद्ध किया, या उससे पहले 1991 में किया, 1991 में 42 देशों का कोलिशन फोर्स इराक में गया था, और 2003 के युद्ध में 5 देशों का कोलिशन फोर्स इराक में गया था। 2003 में 2.5 लाख सैनिक उतरे थे 5 देशों के। इस बार जो इन्होंने ईरान में युद्ध किया, पहली बात इन्होंने अपने किसी साथी मित्र से बात नहीं की, इन्होंने अचानक दोनों देशों ने मिलकर हमला किया। दूसरा, ये इन्होंने ईरान के भूगोल या ज्योग्राफी को अकाउंट में नहीं लिया, जो कि इनके सीनियर जनरल ले रहे थे। डॉक्टर साहब, मैं दर्शकों को एक साधारण सैनिक गणित बताना चाहूंगा। हमें सेना की पढ़ाई में बताया जाता है कि यदि आप मैदानी इलाके में हमला करते हैं तो अटैकर टू डिफेंडर रेशियो 3:1 होना चाहिए, और अगर पहाड़ी इलाके में करते हैं तो रेशियो 9:1 हो जाता है। जब इन्होंने इराक में हमला किया, पूरा मैदानी इलाका था, वहां पे इनको आसान से जीत मिल गई 3 हफ्ते में, क्योंकि इन्होंने 2.5 लाख सैनिक वहां उतारे। लेकिन ईरान में, अगर हम, जैसे मैंने भूगोल एक्सप्लेन किया, ईरान की सेना की तादाद 10 लाख के करीब है। 10 लाख के लिए सैनिक गणित से इन्हें 90 लाख सैनिक चाहिए वहां पे जीत पाने के लिए, जो कि असंभव है। तो इन जो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत भारी गलती हुई, इन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। मैं 1 मिनट और चाहूंगा। 16 अगस्त 1989 को जब डोनाल्ड ट्रंप एक 43 साल के सफल व्यापारी थे, वो बॉब वुडवर्ड, एक अमेरिकी पत्रकार को इन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें जब बॉब वुडवर्ड ने पूछा कि आप इतने सफल कैसे हैं व्यापार में, तो ट्रंप ने बोला कि मैं अपने एडवाइजर्स की बात नहीं मानता, मेरा जो इंस्टिंक्ट कहता है, जो मेरा मन कहता है, मैं वही करता हूं, तभी सफल होता हूं। देखिए, व्यापार में तो इंस्टिंक्ट काम कर सकती है, लेकिन युद्ध में नहीं कर सकती, क्योंकि युद्ध एक बहुत सीरियस बिजनेस है, जो कि ट्रंप समझ नहीं पाए, उनके सेना के मुखिया समझ पाए, ट्रंप नहीं समझ पाए। तो ईरान में इनसे बहुत बड़ी गलती हुई। इन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, ईरान की जमीन को इन्होंने अकाउंट में नहीं लिया, और बाकी कई फैक्टर्स है जो हम पहले भी आपके शो पे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं ब्रह्मदीप अलूनी जी के पास आऊं, उससे पहले एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं। अगर सोढ़ी साहब जैसा गंभीर रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहा है कि इजराइल और अमेरिका ये युद्ध हार रहे हैं, तो हथियार तो इसीलिए रखे जाते हैं अपने पास में कि युद्ध जीतना है। 1945 के वर्ल्ड वॉर के संदर्भ में हम ये जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो भी तबाही हो, पर उस परमाणु हथियार के इस्तेमाल ने उस द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म कराया था। क्या अब 80 साल बाद एक बार फिर परमाणु अस्त्र के इस्तेमाल की आशंका जय सोढ़ी साहब आपको दिखाई देती है? कोई आप बोल रहे हैं अमेरिका युद्ध हार रहा है, क्या अमेरिका परमाणु हथियार होते हुए युद्ध हारना बर्दाश्त कर सकता है, या ट्रंप है? कौन सी बड़ी बात है, परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो भी सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अगर ये प्रश्न मुझसे 20 जनवरी 2025 से पहले पूछा होता, जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, तो मैं इसका जवाब देता, नहीं, अमेरिका कभी परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में, जैसे एम्बेसडर मंजू सेठ मैम ने सही कहा, पूरी अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं पता ट्रंप अगले मिनट पे क्या करे। तो मेरा जवाब तो साफ ये होगा, बिल्कुल ट्रंप परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध हार रहे हैं, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय छवि अमेरिका जैसी महाशक्ति की चूर-चूर हो चुकी है, जिस तरह से अमेरिका के अंदर ही नो किंग्स की रैली को इतनी सफलता मिल रही है,
आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने अगर कोई विकल्प है इस युद्ध से मुंह छुपा के निकलने का, तो वो सिर्फ परमाणु हथियार है। क्योंकि अगर ट्रंप ने परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल किया, डेफिनेटली ये युद्ध जब इतिहास लिखा जाएगा कुछ साल बाद, ये युद्ध डेफिनेटली ईरान ही विजेता होगा। तो डेफिनेटली ट्रंप के होते हुए कुछ भी हो सकता है, परमाणु हथियार का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो सोडी साहब इस गंभीर खतरे के संदर्भ में सहमति व्यक्त कर रहे हैं कि दुनिया एक बार फिर परमाणु हथियार के उपयोग का सामना करने के लिए तैयार है। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। जिस विषय के आप अपने आप को प्रोफेसर समझते थे अलूने साहब, अभी छात्र होने का भी भ्रम है, या जो कुछ चल रहा है आप भी हैरत में हैं? जितना पढ़ा था, जितना समझा था, कुछ काम नहीं आ रहा है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंजू जी जैसे राजनीतिक वरिष्ठ, वो बोल रही है ऐसा पहले कभी देखा नहीं। आपकी समझ क्या कहती है? डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद मुझे एक अच्छी चर्चा से एक बार फिर जोड़ने के लिए। देखिए, दरअसल हमको यदि ये लगता है कि ट्रंप जो है वो हार रहे हैं, अमेरिका हार रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है हम अमेरिका को कम आंक रहे हैं जी। ट्रंप जो है, देखिए इस युद्ध की तैयारी ट्रंप ने हमला करने से नहीं की। मुझे लगता है ट्रंप इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे तब, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जो रणनीतिक समझौता किया था, मुझे लगता है उसकी तैयारी वही थी। लंच पर जब आसिम मुनीर को बुलाया गया था, शहबाज शरीफ को इतना महत्व दिया गया था, उसकी तैयारी तभी की जा रही थी। अगली बात यह है कि एक तरफ ईरान के सुप्रीम कमांडर को पहले दिन मारा गया, कई कमांडर मारे गए। इस दौरान इजराइल और आप अमेरिका को आप देख ले कितने लोग मारे गए। अगली बात यह है कि आप यदि ठीक है, बेशक ईरान जो है वो अमेरिका के बहुत सारे सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 40 से 50 हजार सैनिक जो है वो मध्य पूर्व में है अमेरिका के। ईरान ने अभी तक उनको निशाना क्यों नहीं बनाया है? वो सैनिक कहां पर है? वो सैनिक कहां पर चले गए? तो और अगली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो नजर आती है कि जब हम अमेरिका के बारे में सोचते, जो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने परमाणु युद्ध का, तो परमाणु युद्ध के पहले रासायनिक हमले भी होते हैं और परमाणु हमलों के पहले जैविक युद्ध भी हो सकता है। दुनिया में बहुत कम ऐसी सेनाएं हैं जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरीके से युद्ध लड़ सकती है, जिसमें आप एआई को शामिल कर सकते हैं, आप रोबोट को शामिल कर सकते हैं, आप अंतरिक्ष को शामिल कर सकते हैं, आप एयरफोर्स को तो देख ही रहे हैं। बहुत सारी अंतरिक्ष में अभी ईरान कहां पर खड़ा है? मान लीजिए कि अचानक रासायनिक हमला तेहरान में कर दिया जाएगा, तो वहां का जो तेहरान है वो गैस चेंबर बन जाएगा। क्या आईआरजीसी उससे बच पाएगी? तो दरअसल बात यह है कि बेशक कुछ गलतियां की है। जो सबसे बड़ी मुझे जो गलती नजर आती है कि आपने पहले दिन ही धार्मिक धर्म गुरु को मारकर उस ईरान को जो कि छिन्न भिन्न हो रहा था, आपने उनको एक कर दिया। जो विरोधी भी थे उनको एक कर दिया, जो सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि इस आंतरिक अशांति का फायदा उठाया जाए और उन्होंने उस आंतरिक अशांति का फायदा उठाने के बजाय जो इस्लामिक राष्ट्रवाद है, ईरान का शिया राष्ट्रवाद है, उसको मजबूत कर दिया। लेकिन अभी न तो अमेरिका भाग रहा है यहां से, न इजराइल भाग रहा है। इसका कारण भी है। देखिए हिमांशु जी, हम सब जानते हैं कि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है खाड़ी देशों में, मध्य पूर्व में? इजराइल नहीं है, टर्की नहीं है। ईरान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, वो सऊदी अरब है। इस युद्ध में यदि अरबों डॉलर भी खो देगा। अरे अलूने जी रुकिए ना, क्या है, आप थोड़ा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमसे बात साझा कर रहे हैं, पर आप जब सऊदी अरब के संदर्भ में पहुंचे, ये सऊदी अरब के सुल्तान के संदर्भ में, उसके प्रिंस के संदर्भ में जो सम्मान भरा वक्तव्य सम्माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी ने व्यक्त किया, शायद आपकी जानकारी में निकला होगा। क्या कहते हैं? आप तो विदेश मामलों के जानकार हैं। आपने बताया कि ईरान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी तो सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब के जो मुखिया हैं, उनके संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं जी, देखिए बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया आपने बीच में। देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा हिमांशु जी कि सऊदी अरब और अमेरिका जहां भी दिख रहे हैं, ट्रंप जहां भी दिख रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब इस युद्ध को समाप्त करना नहीं चाहता।
सऊदी अरब की दो नजरें, सऊदी अरब की दिक्कत क्या है कि उसको 2030 का विजन भी नजर आ रहा है, इस कारण से वो युद्ध में पड़ नहीं रहा है, और अमेरिका पूरा नाराज है कि खाड़ी देश इस युद्ध में आ क्यों नहीं रहे। लेकिन अंततः यूएई और सऊदी अरब जो है वो अमेरिका की भरपाई करने के लिए तैयार है, और जब तक ये भरपाई करते रहेंगे हिमांशु जी, अरे तब वो तक तो ठीक है अमेरिका। अरुण साहब, वो प्रिंस सुल्तान के संदर्भ में थोड़ा सा तो टिप्पणी कीजिए ना, जो ट्रंप ने उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया, अपने संदर्भ में जो भावनाएं व्यक्त की, उसे ऐसे खाली क्यों छोड़ दे रहे हैं? इतना आप अमेरिका से प्रभावित हैं, थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सऊदी अरब के सुल्तान के संदर्भ में जो कुछ कहा गया उस पर भी तो कुछ अपने मुखारबिन से कहिए, हमें थोड़ा समझाइए ना। ये कौन से रिश्ते के तहत होता है, ये कौन सी आत्मीयता भरा संबंध है, थोड़ा बताइए तो सही। हिमांशु जी देखिए, इस मामले में ये किसी से छुपा नहीं है कि ट्रंप के कितने आर्थिक हित इस देश में है और कितना सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात उनको पैसा देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ भी दिखता हो, लेकिन सऊदी अरब और अमीरात जो है वो अमेरिका के साथ खड़े हैं, और वो जब तक अमेरिका के साथ खड़े। खड़े। ब्रह्मदीप जी का इतना कहना है, ब्रह्मदीप जी अमेरिका की ताकत से अभिभूत है, उनका कहना होगा तो वही जो अमेरिका चाहेगा। एक हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, बड़े पत्रकार हैं, दुनिया को देखे हैं, देश को देखे हैं। हमारे देश में कई लोग शिकायत करते हैं कि मोदी जी ऐसे मौके पर क्यों खामोश है, भारत इस समय पर इस तरीके से क्यों है। दुनिया पे तो बहुत बात हो गई, देश के संदर्भ में भी बात कर ले। प्रेम कुमार जी, आप जैसा सुधी पत्रकार हमारे साथ है, क्या मानते हैं ऐसी अस्थिरता के दौर में भारत का जो तौर तरीका है उसकी आप सराहना करना चाहेंगे, या आपका मन इस बात से व्याकुल रहता है एक दो मिसाइल हमारी तरफ क्यों नहीं आ रही, क्यों हम उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर नहीं ले रहे? क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? लोगों को बार बार शिकायत है मोदी जी मौन क्यों है, वो तो हमेशा अपने संदर्भ में इतना बोलते थे, देश के संदर्भ में इतना बखान करते थे, क्या कहते हैं आप? जी शुक्रिया। देखिए हिमांशु जी, मोदी जी मौन नहीं है जी। मोदी जी बोल रहे हैं, उनके बोलने के नहीं बोलकर भी बोल रहे हैं, और युद्ध से पहले भी बोल गए हैं, और युद्ध के दौरान भी उन्होंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। जी। तो अमेरिका और इजराइल जी। उनकी जीत में मोदी जी की जीत है, उनकी जी। हार में मोदी जी की हार है। जी। ये स्टेटस उन्होंने ला दिया है। अमेरिका इजराइल, क्योंकि 140 करोड़ की जनता का समर्थन इजराइल को युद्ध से पहले वो दे आए हैं, आगे का कमिटमेंट भी कर आए हैं। और इजराइल के जो जनरल हैं उन्होंने कहा भी है कि युद्ध से संबंधित आयुध निर्माण के लिए हमारे पास भारत का 140 करोड़ लोग है, वो हमें श्रम बाजार के रूप में भी देख रहे हैं। ये तो एक स्थिति है। दूसरी बात है कि आज यानी बीती रात जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि हम 3 हफ्ते बाद ईरान छोड़ देंगे, तो युद्ध छोड़ने का विचार आना ही हार है। अब 3 हफ्ते बाद छोड़ेंगे कि 4 हफ्ते बाद छोड़ेंगे, टाइम कोई मैटर नहीं करता। नहीं प्रभु, इतना सरल मामला नहीं है ना। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि वो 5 अप्रैल तक हम हमला नहीं करेंगे, युद्ध विराम के संदर्भ में बात की थी, समझौता करें। फिर पता चला कि कल बम गिर गया, वो कितना 1000 किलो का 2000 किलो का बंकर पे परमाणु हथियार जहां पर रखे हैं वहां पर, या यूरेनियम रखा है वहां पर रखा है। तो ट्रंप है, मंजू जी बोल तो रही है, ट्रंप है, फिर भी आप उनकी बात को इतनी गंभीरता और संजीदगी से ले रहे हैं। आप जैसा संजीदा पत्रकार अभी भी ट्रंप की बातों को संजीदगी से लेने के लिए तैयार है, ये बात हमारे लिए थोड़ी हैरत की है। देखिए, ट्रंप की बात में जितनी अनिश्चितता है वही अनिश्चितता उनके व्यवहार में निश्चितता को बताता है। उनकी वो सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इसके बावजूद कि उनके बयान अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये मैं बात कह रहा हूं। और ट्रंप ने जो रास्ता पकड़ा है वो रास्ता हमलावर का रास्ता है, और हमलावर को के साथ देखिए, हथियार से युद्ध नहीं जीते जाते, तब तो दुनिया में सब ताकतवर देश हर युद्ध जीत लेता। वियतनाम में भी अमेरिका की हार नहीं होती।
ये युद्ध रणनीति, कोई भी युद्ध रणनीति से, धैर्य से, समय लेकर लड़े और जीते जाते हैं, जिसकी डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति में पूरी कमी दिखी है, सब लोग मान रहे हैं। और ये परिस्थिति, इसमें भी थोड़ा मेरा दूसरा सवाल है। अमेरिका के संदर्भ में वियतनाम का उदाहरण है, कुछ हद तक तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान का भी उदाहरण है, लेकिन यहाँ युद्ध केवल अमेरिका नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर एक और देश है, उसके साथ हार का कोई इतिहास नहीं है, नाम उसका इजराइल है। और अगर व्यापारिक शब्दों में बात करें तो इस युद्ध का लीड पार्टनर जो है ना, वो इजराइल है। दिखता तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस फेर में पड़ गए कि ऐसा ना हो कि इजराइल ही सारा यश ले जाए, तो ट्रंप को लगा नहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, तो ट्रंप भी साथ बोलिए। अब मुसीबत आने पड़ी है, तो थोड़ा इस रोशनी में भी अपनी बात को कहें। देखिए, ये बात सच है कि इजराइल हमेशा से जीतता रहा है, लेकिन हमसे पहले भी वक्ताओं ने जो बात कही कि ये ऐसा युद्ध है जिसमें अमेरिका, इजराइल ने दुनिया को, अपने सहयोगियों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आज मेलोनी भी कह रही है कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ हैं और इजराइल के खिलाफ हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम युद्ध का खर्चा अपने अरब के सहयोगी देशों से वसूलेंगे। युद्ध में हार मान गए हैं, तब तो आगे युद्ध के खर्च वसूलने की बात ईरान से नहीं हो रही है, युद्ध का खर्च अरब देशों से वसूलने की बात हो रही है। मैंने पहले ही कहा, जैसे लड़ते हुए युद्ध से पीछे हटने की बात करना, युद्ध में हार को स्वीकार कर लेना, मैं मानता हूं कि अमेरिका ने आज युद्ध को हार लिया है, कबूल कर लिया है, युद्ध को हार लिया। प्रेम कुमार जी इस आकलन के साथ हैं, लेकिन मैं मंजू सेठ जी आपसे इस युद्ध से परे एक और विषय पर बात करना चाहता हूं। यूएसएसआर के विक्ट्री के बाद केवल नाटो ही एक शक्तिशाली समूह के तौर पर दुनिया के रंगमंच पर था। अब नाटो का सबसे प्रमुख देश अमेरिका खुलकर नाटो के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। क्या देखती हैं आप नाटो का भविष्य? क्या इस युद्ध की सबसे बड़ी सफलता नाटो के विक्टिम के तौर पर दुनिया के सामने आने वाली? बिल्कुल नाटो का बिल्कुल अब कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो अपनी रक्षा खुद करें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इसलिए अब सारे जितने और नेटो मेंबर्स हैं वो अपनी डिफेंस नीड्स और डिफेंस स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ताकि वो कहीं कोई भी ऐसी चुनौती आती है, चैलेंजेस आती हैं या सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, वो उसको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन साथ में अभी तक जो जैसे हमने कहा कि नेटो का जो हॉर्मुज स्ट्रेट में भी है, वो सब जगह है, अपने आप देखिए। तो बिल्कुल ये जो नेटो का जो अस्तित्व था और जो उसका बिल्कुल अंडर थ्रेट है, और मुझे लग रहा है ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से इस पे ऑलरेडी आई थिंक रप्चर हो चुका है, और आगे चल के उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगा और कितनी जल्दी जाएगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नेटो के बीच में भी कुछ हम देख रहे हैं, नेटो मेंबर्स के बीच में भी अलग अलग हम देख रहे हैं बयान आते हैं बीच में, तो उनके विदिन भी शायद रप्चर के चांसेस है, क्योंकि यूएस उनका सबसे बड़ा एक जो मेंबर था और जो सबको होल्ड टुगेदर कर रहा था, वो पीछे हट रहे हैं। तो और देश भी शायद अपना रीथिंक करेंगे, पूरा नेटो का जो आर्किटेक्चर है उसको कैसे रखना है, क्या आगे चल के उसको बदलाव लाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो एग्जिस्टिंग नेटो का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल रप्चर हो चुका है। और ये ट्रांसअटलांटिक, दूसरे एक विषय पर और आपकी टिप्पणी चाहिए, फिर एक आखिरी सवाल भी करूंगा आपसे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में आप कंट्रीब्यूशन वगैरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं मंजू जी? अब संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई जरूरत रह गई है कि नहीं रह गई है? पहले तो कम से कम इतना बोलते थे भाई वो नखदंत विहीन संस्था है, पर अब तो कोई संस्था के तौर पर भी उसकी कोई मौजूदगी है, कोई अस्तित्व है, कोई वजूद है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहते हैं आप, संयुक्त राष्ट्र संघ का समय लद गया? लता तो नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ही एक ऐसा, मेरा मानना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया के सारे देश मेंबर्स हैं, उसका ये एक एडवांटेज है। हाँ, लेकिन एज फार एज पीस कीपिंग, लड़ाई को रोकना, नेगोशिएशंस में करना, उसमें वो बिल्कुल विफल है, बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है बिल्कुल। लेकिन उसका जो खुद का जो उसका जो
एक्चुअल मैंडेट था वो बिल्कुल नहीं रह गया। तो एक नया मैंडेट आएगा उसमें कि एक बॉडी है जो सारे देशों को लेके मेंबर्स हैं उसके सारे देश दुनिया के, और उसकी एक फॉर अदर रीजंस इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन। बट हाँ, जहां तक लड़ाई है, पीस है, सिक्योरिटी के मामले हैं, उसमें वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट होता चला जा रहा है, और उसकी जो करंट फॉर्म है उसके इट कैन नॉट कंटिन्यू। उसको इसलिए हम रिफॉर्म होना पड़ेगा और उसका जो मैंडेट है उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट स्थिति है उसमें बिल्कुल इट हैज बीन इनइफेक्टिव टोटली। सब लड़ाइयाँ, यूक्रेन वॉर देख लीजिए, अब इजराइल हमास वॉर देख लीजिए, और इसको अब जो करंट वॉर है उसमें बिल्कुल इनइफेक्टिव है। कोई उसमें कोई रेजोल्यूशन भी ठीक से पास नहीं होते हैं, क्योंकि वीटो पावर इतनी स्ट्रांग है देशों की, और उसी में जो इन्वॉल्व है नेचुरली वो अपने अगेंस्ट ना रेजोल्यूशन को पास होने देंगे या अपने फ्रेंड्स के मैं साथ। सोडी साहब के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और आपसे करना है, कौन है इस युद्ध के लिए सबसे बड़ा गुनहगार? ईरान, इजराइल, अमेरिका, या नोबेल शांति पुरस्कार समिति? ट्रंप की हजरत थी, दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, वो ये मानता था शख्स जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है कि मैं शांति के लिए कितने अभूतपूर्व काम कर रहा हूं, पर इस नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने कंसीडर नहीं किया उन मेहनत को, उन प्रयासों को। और चूंकि उन्होंने कंसीडर नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया को बता रहे हैं कि शांति ऐसे भी लाई जाती है। कितना गुनहगार मानती है मंजू सेठी आप जैसे नोबेल शांति पुरस्कार समिति को? इजराइल वालों की तो कोई इसमें गलती नहीं है, मैं नहीं मानती उनको। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको, ही इज वेरी टची, वेरी सेंसिटिव, तो उन्होंने इसको ले लिया कि पर्सनल अफरंट है, ले तो लिया उन्होंने। लेकिन मुझे लग रहा है ये सारी जो लड़ाई है, जैसे मैंने कहा, एक ये अपने नंबर 1 पोजीशन को वो मेंटेन करना चाहते हैं। मागा की तो बात कर ही रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो चाह ही रहे थे कि हमारी जो जो चैलेंजेस हैं फ्रॉम द नंबर 2 पावर चाइना एंड अदर इमर्जिंग पावर्स, जो चाइना हमारी जो अस्तित्व है उसको चैलेंज जहां से आ रहा है, और पेट्रोल और गैस को कंट्रोल करने की जो उनकी मंशा है, ये सब कॉम्बिनेशन लेके इन्होंने ये, और ऑफ कोर्स इजराइल का भी थोड़ा साथ में है, क्योंकि इजराइल को बिल्कुल लग रहा था कि ये जो हमास के साथ जो पैलेस्टीन वॉर जो चल रही थी, ये बिल्कुल एक डेड एंड पे पहुंची हुई है, और उसमें ईरान का भी जो सपोर्ट है टू द नॉन स्टेट एक्टर्स वो अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो उनको अस्तित्व के लिए, उनको जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी, तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। किसी एक पर्सन को या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते। पर आप नोबेल शांति पुरस्कार समिति के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आए। और सोचिए, अगर नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने नोबेल पुरस्कार इस शख्स को दे दिया होता और ये दुनिया जहान में बरसा रहा होता तो कितने उपहास की स्थिति बनती। क्या आपको लगता है कि कम से कम अल्फ्रेड नोबेल की आत्मा की शांति की दृष्टि से तो एक सही निर्णय चयन समिति ने लिया था? सही किया, क्योंकि उस वक्त कुछ हुआ ही नहीं था। मुझे लग रहा है कि वो पिछले एक जो प्रोसीजर है उसको भी नहीं फॉलो किया गया उनके नॉमिनेशन के लिए एक्सेट्रा, तो आई डोंट थिंक दे कुड हैव गिवन इट टू हिम। हाँ, अगर दे देते तो बिल्कुल उनको अपनी बिल्कुल बड़ा एम्बैरेसमेंट होता उनको, ये सब स्थिति जैसे अनफोल्ड हुई है। शर्मिंदगी से बच गए वो। लेकिन मैं वापस लौटता हूँ सोडी साहब आपके पास, और वर्ष पत्रकार है प्रेम कुमार जी, उनका कहना है कि ट्रंप का ये कहना कि हम 2-3 हफ्ते में वापस आ जाएंगे, ये अपने आप में बता रहा है कि उन्होंने मान लिया कि हम युद्ध हार गए। आप इत्तेफाक रखते हैं? आप इस बयान को गंभीरता से लेने के लिए तैयार है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप 2-3 हफ्ते में अमेरिका छोड़ देंगे? डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप 14 और 15 मई को चीन के 2 दिन के दौरे पे जा रहे हैं। ये युद्ध 14 मई से पहले किसी हालत में खत्म होगा। तो मैं प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूं कि युद्ध 3-4 हफ्ते के अंदर डेफिनेटली खत्म होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चीन जाना था 30 और 31 मार्च को, लेकिन उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर दिया कि मेरा देश युद्ध में है, मैं देश के बाहर नहीं जा सकता। तो अब 14-15 मई की तिथि पूरी सेट हो गई है, फर्म हो गई है, तो डेफिनेटली 14 मई से पहले तो ये युद्ध खत्म होगा। दूसरी चीज डॉक्टर साहब, आज अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतने बड़े बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं, जैसे आपने भी ओपनिंग ग्राफिक्स में नो किंग्स मूवमेंट का जिक्र किया। अब 3 दिन पहले अब एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घट के सिर्फ 13.4% रह गई है।
जब डोनाल्ड ट्रंप 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव जीते थे, 58% अमेरिकी नागरिक ने उन्हें वोट दिया था। तो आप देखिए 58% से नीचे कितनी उनकी घट के अप्रूवल रेटिंग रह गई है, 13.4% रह गई है। डोनाल्ड ट्रंप को यह भी पता है कुछ महीने बाद अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और जैसे आंकलन लगाया जा रहा है रिपब्लिकन पार्टी का हारना तय है। बल्कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बयान दिया कि मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्द मेरे खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया जाएगा, मेरे को पद से हटाने की कोशिश की जाएगी, जो कि बिल्कुल होता हुआ एक फैक्ट है। क्योंकि अगर डेमोक्रेट्स मिड टर्म इलेक्शन जीत गए तो अगले 2 साल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़े खराब साबित होंगे। वो एक मिनट के लिए। चलिए मैं इससे इतर एक विषय पर और बात करना चाहता हूँ छोड़ी साहब। ईरान, इजराइल, अमेरिका के इस युद्ध के चलते रूस यूक्रेन युद्ध में कोई समाधान की संभावना आपको दिखाई देती है? नाटो विकटित होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका का समर्थन घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इन परिस्थितियों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई निर्णायक जीत या उपलब्धि हासिल करने की स्थिति में है? डॉक्टर साहब, अमेरिका ने अब तक जो 32 के दिन के युद्ध है ईरान में, अमेरिका ने 800 टॉम हॉक मिसाइल्स दागी हैं ईरान पे, जबकि एक साल में सिर्फ अमेरिका 87 टॉम हॉक मिसाइल बनाता है। और जितनी मिसाइलें दागी हैं ईरान पे, उतनी कम मिसाइलें अब यूक्रेन में जा रही हैं। तो पलड़ा तो डेफिनेटली राष्ट्रपति पुतिन की तरफ बहुत ज्यादा भारी हो गया है। और मैंने पहले भी आपके शो में कई बारी कहा कि मेरे को नहीं लगता कि रूस इस यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि इसका कारण ये है अगले साल ही चीन ने ताइवान के लिए हमला करना है। तो चाहिए अमेरिका की भूल जो ईरान पे युद्ध किया, जिससे कि यूक्रेन का मोर्चा अब कमजोर हो रहा है बहुत, और जिस तरह से ताइवान को डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने एक ही उदाहरण दिया टॉम हॉक मिसाइल का, जितना असला बारूद अमेरिका ईरान पे खर्च कर रहा है, उतना कमजोर स्थिति यूक्रेन की हो रही है, ताइवान की हो रही है। तो इस युद्ध में अगर दो कोई विजेता है ईरान के अलावा, वो है रूस और चीन। तो रूस और चीन की इस उपलब्धि के संदर्भ में अरुण जी क्या कहेंगे? आप तो अमेरिका को जिता रहे थे, सोडी साहब कह रहे हैं कि अमेरिका की जीत को तो छोड़िए, अमेरिका जिनको शेल्टर दे रहा था उनके भी हारने के हालात हो गए। ताइवान का स्वतंत्र देश के तौर पर अस्तित्व संकट में है, और यूक्रेन की भी मार बहुत बुरी तरीके से लगने वाली है। क्या कहते हैं अरुण साहब? देखिए डॉक्टर साहब, जब से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और अमेरिका महाशक्ति बना, तब से वहां के जो राष्ट्रपति है, उनकी जो रणनीतिक नीतियां थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी कि अमेरिका के वैश्विक हितों को कैसे उनको देखा जाए, वो मध्य पूर्व हो या वो अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया हो, सारी दुनिया में। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने उन रणनीतिक हितों को सिर के बल खड़ा कर दिया है। और अब ट्रंप एक ऐसे वाहिद राष्ट्रपति, जितना मैंने पढ़ा है अमेरिकन राष्ट्रपतियों को, तो ऐसा लगता है कि पहली बार अमेरिकन कोई राष्ट्रपति जिसने आर्थिक प्रतिबद्धताओं को ऊपर रख लिया है और रणनीतिक प्रतिबद्धताओं को नीचे कर दिया है। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद सीआईए से उनके मतभेद उभर कर सामने आए थे। लेकिन अब जबकि आर्थिक प्रतिबद्धताओं को इस प्रकार से इस कदर हावी कर देना, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या ताइवान का हो, यहाँ पर जो ट्रंप है वो अपने देश के रणनीतिक हितों से ज्यादा व्यापारी के तौर पर नजर आते हैं। और जब अमेरिका जैसी महाशक्ति का जो राष्ट्रपति है वो व्यापार की तरह इस्तेमाल हो या अपनी ताकत को व्यापारिक हितों के लिए उपयोग करने लगे, तो फिर मुझे लगता है कि ताइवान भी हाथ से जा सकता है, फिर क्वाड भी खत्म हो सकता है। और जैसा देखा भी है कि आपने भारत जैसे मित्र को चाइना के खिलाफ आप लगातार खड़ा करने की कोशिश करते रहे, और उसके बाद फिर जिस प्रकार से ट्रंप ने रंग बदला, तो उन्होंने बराक ओबामा की वो जो 1.5-2 दशक पहले की एशिया प्रशांत नीति थी उसको धराशायी कर दिया। तो डॉक्टर साहब, ये अंदेशा बिल्कुल सही है कि जो ट्रंप है, ट्रंप के आर्थिक हित जो है वो अमेरिका को भारी पड़ेंगे और लंबे समय तक इसको प्रभावित करते रहेंगे। इसको प्रभावित करता है। उन्होंने सबको आपके बारे में थोड़ा उत्तर बदल गया, वो तो ना प्रो अमेरिकी नहीं रहे, उन्हें लगा कि नहीं ऐसा भी नहीं है, ट्रंप राजनेता कम और व्यापारी ज्यादा लग रहे हैं। पर यहीं से एक और सवाल आता है, क्या प्रेम कुमार जी, आप तो मतलब
सुलझे हुए पत्रकार हैं। आपको लगता है कि ट्रंप इस समय राष्ट्रपति के साथ साथ बिजनेसमैन की भूमिका में और शेयर बाजार में शायद सट्टा वट्टा भी ठीक ठाक लगा रहे हैं? रोज अमेरिका और दुनिया का बाजार उनके बयान और उनके एक्शन के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। बाजार नीचे गिरता है, फिर 2-3 दिन बाद ट्रंप ऐसा ही कोई उम्मीद जगाने वाला बयान देते हैं, बाजार वापस उठता है, तेल की कीमतें गिरती हैं। लोग कहते हैं तेजड़िए और मंदड़िए इसी प्रकार के माहौल में खेला करते हैं। क्या कहते हैं आप? अमेरिका पैसा गंवा रहा है या इस ऊपर नीचे में ही अमेरिका के लोग पैसा बना रहे हैं, ट्रंप समेत? आप बहुत सही कह रहे हैं। हमें तो बाजार की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन आमतौर पर जो व्यापारी होते हैं और बड़े पद पर पहुंचकर व्यापारी ही रह जाते हैं, वो स्टेट्समैनशिप नहीं आ पाती है, तो ट्रंप जैसा व्यक्ति पैदा होता है। तो वो दिख रहा है और हर फैसले में दिखता है। भाई उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी जी से बात की थी तो एलन मस्क को बिठाकर बात की थी। ऐसा कहीं सुना आपने, कहीं देखा आपने? लेकिन एलन मस्क भी कारोबारी है, वो भी कारोबारी है। और आपका प्रश्न सही है कि वो हर चीज को कारोबार की नजरिए से देखते हैं। तो बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग अंडर द टेबल भी होते हैं कि कैसे बिजनेसमैन को दूसरे जगह काम दिलाया जाए। हमारे यहाँ भी आरोप लगते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अडानी के लिए विदेश में काम दिलवाते हैं। भाई डोनाल्ड ट्रंप पर भी ऐसा है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों को दूसरे जगह काम दिलाते हैं। तो जब शासक व्यापारी बन जाता है तो जो दशा होती है वो यही होती है। आपने एक प्रश्न कहा था शुरू में, हंसते हुए कहा था कि अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इंडिया में भी एक आध बम गिर जाए। जो लोग वैसे लोग जो मोदी जी से अपेक्षा रखते हैं कि बोल क्यों नहीं रहे हैं, चुप क्यों हैं। तो दरअसल क्या है कि मैंने पहले कहा कि मोदी जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बोल नहीं रहे, उन्होंने पक्ष भी तय कर लिया है। अब बम क्या है कि एक आध बम गिर भी जाए इंडिया में तो जो इजराइल इतना बम खा सकता है उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हम भी एक दो बम खा सकते हैं, लेकिन एनर्जी का जो बम हमारे ऊपर गिर रहा है, ये बम उस बम से ज्यादा खतरनाक है। पब्लिक के पास सिलेंडर नहीं होगा या नहीं। प्रेम जी, आप बार बार ऐसा जाहिर कर रहे हो कि भारत तो अमेरिका और इजराइल के साथ ही खड़ा हो गया। खबरें तो ये आती है कि हुर्मुज से जहाज तो हमारा ही निकल कर आ रहा है। जहां ईरान ने चच्चों के पसीने निकाले हुए हैं, वहां से हम शिप निकाल कर ला रहे हैं। फिर भी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि हम खड़े इजराइल के साथ है और अमेरिका के साथ है। तो इजराइल और अमेरिका के दोस्त भारत के जहाज ईरान के कब्जे वाले इलाके से भारत तक कैसे पहुंच जा रहे हैं? देखिए, हमारे 26 जहाज ईरान के एरिया में थे जब युद्ध शुरू हुआ, और लेटेस्ट जो विदेश मंत्रालय का बयान है 2 से 3 दिन पहले का, उसमें 20 अब भी फंसे हुए हैं। और जो बातचीत होकर के आ रही है, ऐसा नहीं कि बेरोक टोक आ रही है। और ईरान ने स्पष्ट कहा है कि भारत की जनता ने जो हमारे लिए सहृदयता दिखलाई है, इसके कारण हम जहाज को जाने दे रहे हैं। वो सरकार को श्रेय नहीं दे रही है। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान की जनता ने जो ईरान के साथ में सहमति दिखलाई है, इसके लिए उन्होंने जहाज को भारत आने दिया है। वरना कोई कसर हमारी सरकार ने नहीं छोड़ी थी कि ईरान में खामनेई जी की हत्या हो, शोक नहीं प्रकट करेंगे। भाई इसको बच्चियों की हत्या हो, शोक प्रकट नहीं करेंगे। ये ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हिंदुस्तान किसी हमलावर देश के साथ खड़ा हो। नीति ही पलट दी गई है, ये नीति ही पलट दी गई है, प्रेम कुमार जी का कहना है। और अगर ईरान से कोई मदद आ रही है तो वो मदद इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ की जनता के मन में जो ईरान के प्रति सद्भावना है, उसकी कद्र वहां के नेतृत्व द्वारा करी जा रही है। ये प्रेम कुमार जी की दलील है। लेकिन युद्ध के संदर्भ में तुरंत प्रभाव से समाधान की उम्मीद 15 मई से पहले करना ठीक नहीं। ट्रंप का चीन का दौरा इसके आधार पर सोडी साहब का कहना है कि युद्ध उससे पहले खत्म होगा। पर ट्रंप है, अगर 30-31 मार्च की यात्रा को टाल सकते हैं तो ट्रंप 13-14 मई की यात्रा को भी टाल सकते हैं। इसके आधार पर युद्ध की समाप्ति का आकलन कहीं ज्यादा उम्मीद से भरा तो नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम के बीच में दुनिया में आम आदमी हलाकान और परेशान है। कुछ चंद लोगों की सनक या कुछ देशों की अति महत्वाकांक्षा ने मानवता पर जो क्रूर प्रहार किया है
उसकी भरपाई नहीं होती। युद्ध 3 देश या 12 देशों के बीच नहीं चल रहा। सच यह है कि इस युद्ध की चपेट में अब पूरी दुनिया आ चुकी है। तेल, गैस पूरी दुनिया की जरूरत है और उस जरूरत पर इस युद्ध के द्वारा विपरीत प्रभाव डाला गया है। उम्मीद करते हैं कि इस संदर्भ में कोई ठोस समाधान जल्द निकल कर आए ताकि लोगों को राहत मिल पाए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।